अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। ठीक है, इसमें देखो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि किसी एक का मास मिसिंग होता है। ठीक है, इधर अब ये वही वाला क्वेश्चन है जहां पर मास जो है वो मिसिंग है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं और जो गिवन है वो लिखते हैं और रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, वो कह रहे कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोजेस। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डीकंपोज होता है। डीकंपोज का मतलब छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होना, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर जो सिचुएशन बन रही है वो ऐसे है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डीकंपोज हो जाता है। डीकंपोज होता किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। अब अगर आप ध्यान दें आगे क्वेश्चन को पढ़ें तो वो कह रहे हैं व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 10 ग्राम, इज डीकंपोज कंप्लीटली देन 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना है? 5.6 ग्राम। ठीक है, और वो कह रहे कैलकुलेट दी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी फॉर्म हुई है नहीं पता, तो हम लेट कर लेंगे x ग्राम। ठीक है, तो आप पहले तो यहां पे लिखोगे लेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू x ग्राम। अब हमें यह पता है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने क्या पढ़ा है कि मास ऑफ इज इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या है बताओ जरा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे आपको लिखना है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब आपको करना क्या है? बड़ा ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 10 ग्राम। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 5.6 ग्राम। और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? x। ये प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 4.4 ग्राम। तो इसका मतलब यह है कि मास ऑफ या फिर 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म। बताइए कोई दिक्कत? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, तो जो मिसिंग होगा उसको आप एक्स लेट कर लोगे। ठीक है, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत इजी है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा भाई आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं, और अगर कोई दिक्कत लगे तो पूछ लेना भाई कैसे समझ में नहीं आया, ये वाली बात बता दो। ध्यान से देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक कंपाउंड बनता है, कोई भी एक कंपाउंड, जैसे कि मान लीजिए H2O,
हाइड्रोजन का मास अभी आपको नहीं पता, आगे आने वाले टॉपिक में पता चलेगा, 1 होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ये आपको याद भी करवाया जाएगा, और अभी से याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हाइड्रोजन और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बताओ जरा? 16 U। U क्या है? यूनिट्स। ठीक है, सिंपली आप समझिए, हाइड्रोजन का 1 और 16 का ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब देखो, एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? एक हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो 2 हाइड्रोजन का कितना मास होगा? 2। तो इसका मतलब यह है कि 2 हाइड्रोजन का मास होगा 2। रेशियो जब भी निकालते हैं तो ऐसे 2 डॉट्स लगा देते हैं, और इसका मतलब होता है रेशियो। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 1, जिसका मास है 16। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो ये किस रेशियो में है? 1:8। इसका मतलब ये है कि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1:8। तो वाटर का आप दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल उठा लो, किसी भी रिवर का, किसी भी पॉन्ड का, किसी भी बॉटल का, तो सभी में H2O 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 के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और जब आप उस H2O के मॉलिक्यूल का मास निकालोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालोगे, तो वो क्या आएगा? 1:8 आएगा। क्या आएगा? 1:8। ये फिक्स्ड है, कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया क्या? NaCl। चलो NaCl छोड़ो, डेसिमल में आ जाएगा। आप ले लो किसका? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। चलो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। कार्बन का मास आपको अभी नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूं कितना होता है? 12। ठीक है, ऑक्सीजन का मैंने आपको बता ही दिया। भाई यहां पे कार्बन कितने हैं? 1, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो एक कार्बन का तो हो गया 12, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का है 16, तो दो का कितना होगा? उसका डबल, 32। ठीक है, 32। तो ये रेशियो है, इसको डिवाइड कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। बोथ आर डिविजिबल बाय 36, ओ सॉरी 32 है, 32 है भाई, 32। कोई बात नहीं, कोई मिस्टेक हो जाएगा बता दिया करो। तो अब अगर आप देखें तो 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। इसका मतलब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3:8। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी मॉलिक्यूल निकाल लीजिए और उसके मास का रेशियो निकालोगे, हमेशा क्या आएगा? 3:8। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का जब मास का रेशियो निकालते हो वो हमेशा फिक्स्ड आता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? कि इनका जो रेशियो है वो फिक्स्ड रहता है। मैं आपको इसको डेली लाइफ से रिलेट करके दिखाता हूं। मान लीजिए आप वाटर बनाना चाहते हैं, तो अगर आपने 1 kg लिया हाइड्रोजन, तो आपको 8 kg लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, तब ये कंप्लीटली कंबाइंड हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आपने ले लिया 10 kg ऑक्सीजन, तो 8 kg तो रिएक्ट करके वाटर बना लेगा, लेकिन जो 2 kg है वो अनरिएक्टिव रह जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट रिएक्शन हो, कोई भी अनरिएक्टिव चीज ना बचे, तो आप इस रेशियो में लीजिए। अगर मैंने 2 kg लिया हाइड्रोजन, तो मुझे 16 kg लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, तब वो कंप्लीटली कंबाइंड हो जाएंगे। अदरवाइज वो कंप्लीटली कंबाइंड नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ अनरिएक्टिव रह जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेसिकली आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए, उन दोनों का मास लिखो और सॉल्व करके निकाल दो, जो भी रेशियो आएगा वो उसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब दुनिया का कोई भी आप वाटर उठा लीजिए और जब आप H2O का रेशियो निकालेंगे तो वो फिक्स्ड आएगा, कभी भी कम ज्यादा नहीं आता है। समझ गए? तो वहां पर था हम ऐड करके निकाल रहे थे, यहां पर हम डिवाइड करके रेशियो निकाल रहे हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं? अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन वगैरह। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन,
अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स, जैसे H2O में हमेशा सेम रहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसा नहीं कि आपने दूसरा वाटर पिया तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिले हुए हैं। वाटर तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होंगे। कोई भी, जैसे ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलूंगा आपके दिमाग में उसी वक्त आ जाएगा कि भाई कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो वो कह रहे जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर सेम एलिमेंट्स रहते हैं, एलिमेंट चेंज नहीं होते। जब एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं दे कंबाइन टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। भाई मैंने मान लीजिए अभी जो आपको पानी पिलाया वाटर में, उसके मॉलिक्यूल भी क्या है? H2O। और जो विराट कोहली पीता है वो भी पानी है, उसका भी क्या होगा? H2O। जब आप इसका मास निकालोगे तो 1:8 आया था, इसका भी कितना आएगा? 1:8। कोई चेंज नहीं। फिर भाई विराट कोहली इतना महंगा पानी क्यों पीता हो? उसके अंदर जो मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्योरिफिकेशन वगैरह है वो डिफरेंट है, समझ रहे हो ना? लेकिन जो वाटर का कंटेंट है उसके अंदर H2O ही है। एक्स्ट्रा जो मिनरल्स, वाइटामिन्स होते हैं वो उसमें ज्यादा होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? वो हेल्दी होता है भाई। जब एलिमेंट सेम है, जब वो सेम प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे तो उनका मास का रेशियो भी सेम रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ जी भाई, बस इतनी सी बात है। और ये किसने दिया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय J.L. प्रोस्ट इन 1799। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं। जैसे कि जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अब वो उन्होंने लिखकर समझाया है। ठीक है, वाटर ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स लाइक रिवर, रेन और टैप, कहीं से भी पानी लीजिए आप। ठीक है, उसमें क्या होगा? एंड फ्रॉम एनी कंट्री, किसी भी कंट्री से ले आओ, इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, हमेशा सेम एलिमेंट से ही मिलकर बनेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन 1:8 मास। मतलब आप इंडिया का वाटर लीजिए और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकालिए मास का, या फिर किसी और कंट्री से ले आइए, सबका मास जो है, मास का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका एक्चुअल में मतलब वो ये समझाना चाहते हैं कि भाई अगर आप 1 ग्राम लेते हैं हाइड्रोजन तो आपको 8 ग्राम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो 9 ग्राम बनेगा वाटर। कुछ भी अनरिएक्टिव नहीं बचेगा। मान लीजिए आपने कहा अरे ऐसे कैसे, मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा और 8 की जगह 9 ग्राम ऑक्सीजन लूंगा, तो भाई 1 ग्राम जो है वो अनरिएक्टिव रह जाएगा। समझ गए? 8 ग्राम तो मिलकर वाटर बना लेगा, लेकिन 1 ग्राम क्या रह जाएगा? अनरिएक्टिव। ठीक है, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड बाय द फॉलोइंग मेथड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें कैसे मिलती है? जैसे वाटर तो हमने देख लिया, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, जब वो दोनों आपस में मिल जाएंगे तो वाटर तैयार हो जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैसे मिलती है? आप देखो, जब भी कोई पेपर जलाते हो, प्लास्टिक जलाते हो, है ना, लकड़ी जलाते हो, तो आपके पेरेंट्स भी अब पढ़े लिखे हैं, वो भी मना करते हैं, गवर्नमेंट भी मना करती है, टीचर्स भी मना करते हैं कि भाई आग मत जलाओ, ऐसे मत जलाओ, कोयला वगैरह मत जलाओ, क्योंकि उसमें से क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाकी गैसेस भी निकलती हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। इसी चीज को हमने यहां पर समझना है। देखो, व्हेन कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर, भाई जब आप किसी भी, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कार्बन प्रेजेंट है उसको जलाओगे तो एयर तो हमारे आसपास प्रेजेंट है ही, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। तो बेटा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए और कैसे बन सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड है क्या हमारे पास? व्हेन लाइमस्टोन, जो कि क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट आप बार बार सुनते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रोडक्ट है जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। लाइमस्टोन सुना है ना आप लोगों ने? है चूना पत्थर। अरे व्हाइट वॉश वगैरह पहले यूज होता, तो पेंट वेंट आ गए, पहले व्हाइट वॉश, चूना पत्थर जो होता है उसी को लाइमस्टोन कहा जाता है। ठीक है,
इज हीटेड टू डीकंपोज, अगर इसको आप हीट करोगे तो वो डीकंपोज हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो उसमें से रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो मेथड हमारे पास आ गए, किसी भी कार्बन को आप जलाएंगे एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, या फिर आप क्या कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दीजिए तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग से रिलीज होगी, ठीक है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कैसे हो रहा है ये आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही हैं, कैसे होती हैं, ये कैसे यहां पर CO2 आ गया, कैसे यहां से 3 हटकर 2 लग गया, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। अभी तो छोटे मोटे एग्जांपल कीजिए, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो और इसके आगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दोनों चैप्टर जब आप सीख जाओगे तो आपको ये रिएक्शंस वगैरह करनी अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। कुछ चीजें याद करने के लिए बोली जाएंगी, वो साथ के साथ याद करते रहना, ठीक है। देवी जी खेल बाद में लेना, इधर ध्यान दो पढ़ाई पे। बच्चे भी ऑनलाइन वाले बच्चे भी जान जाएंगे आपको, इतनी बार टोकता हूं मैं आपको। किसी दिन कैमरा ही दिखा दूंगा, ये रही लड़की, ये मुझे परेशान करती है, ठीक है, फिर मत बोलना। इधर देखो जरा, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड देन इट डीकंपोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो और भी चीजें बनती है लेकिन आपको और किसी से लेना देना नहीं है, अभी तो बस हम ये सीख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनती है। तो भाई आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको प्यार से हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बट इसका जो IUPAC नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब जैसे मुझे याद हो गया पढ़ते पढ़ते, वैसे आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको हीट करते हो, इसमें आग लगा देते हो, तो कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट अलग निकल जाता है, वाटर रिलीज होता है इसमें से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वाटर जब बनी रहा है तो इसी रिएक्शन को करके हम वाटर बना लिया करें घर पे, तो भाई ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलता है, ये एयर में चला जाता है, ऐसा नहीं कि टंकी लगाई और आपने पानी भर लिया, ठीक है, बॉटल में, ऐसा हिसाब किताब नहीं है। इसके बाद व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, तो भाई चाहे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, जब वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करते हैं। अभी तो हम बस ये मेथड सीख रहे हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन करके हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं, ठीक है। आगे तो ये रहा भाई, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया गया और सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं जिससे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हो। कंक्लूजन क्या है भाई, आप जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, देखो अलग अलग रिएक्शंस की ना, अलग अलग रिएक्शन करके मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म की, लेकिन हर बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो रेशियो आया वो क्या आया, 3:8, क्योंकि दुनिया में कार्बन कोई भी उठा लो उसका मास हमेशा कितना रहेगा, 12। 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का हमेशा कितना रहेगा, 32। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इनके मास का रेशियो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 3:8। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दुनिया का कोई भी आप केमिकल फॉर्मूला उठा लें उसके मास का रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। मास का रेशियो का क्या मतलब है भाई, कार्बन का आप मास लिखिए डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का लिख दीजिए और इसको सॉल्व करके जो आप आंसर निकालेंगे वही होता है रेशियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, ये हमेशा कहीं भी चेक कर लो ट्रू होता है, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट्स इन द गिवन कंपाउंड यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की परसेंटेज निकाल सकते हैं, जैसे कि अब यहां पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला तो वो ये कह रहे हैं अगर 3 ग्राम कार्बन है तो 8 ग्राम होगा ऑक्सीजन
और ये दोनों मिलकर 11 ग्राम क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप कार्बन का मास लिखिए ऊपर, टोटल मास लिखिए नीचे, और आगे क्या लगा दीजिए 100। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी परसेंटेज, मुझे पता नहीं, आप राउंड ऑफ मान के चलिए कि 30% के आसपास आएगा, अप्रॉक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, डेसिमल में आएगा आंसर। 30%, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है गैस, उसमें 30% होता है कार्बन और बाकी जो 70% होता है वो होता है ऑक्सीजन। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस लॉ की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? एग्जांपल जरा समझिए और कैसे आपको सॉल्व करना है वो भी देखिए। ठीक है, in an experiment 1.28 gram of copper oxide was obtained from 1.3 gram of copper। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड कैसे बना, कॉपर ऑक्साइड। अभी आपको फॉर्मूले वगैरह पता नहीं है तो मैं फॉर्मूला लिख के नहीं करवा रहा हूं, विदाउट फॉर्मूला करा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको इजी लगे। कॉपर ऑक्साइड कब बनेगा, जब कॉपर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, वो क्या कह रहे हैं आपसे, ये केस 1 है, ये क्या है आपका केस 1, ये है आपका केस 1 या फिर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। कॉपर ऑक्साइड बना है 1.288 ग्राम फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर, जिसमें कॉपर कितना था 1.03 ग्राम, ऑक्सीजन कितना था मुझे नहीं पता। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.6 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर, शो दैट दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब यहां पर दो चीजें यूज होंगी, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों यूज होंगे। ठीक है, कैसे, पहली बात तो मुझे ऑक्सीजन का मास नहीं पता, तो क्या मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करके इसका मास निकाल सकता हूं, अभी हमने क्वेश्चन किया एक ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, बार बार ऑक्साइड लिख देता हूं मैं, ऑक्सीजन इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, चाहो तो लिख देना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.03 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है x ग्राम, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.288 ग्राम। देखो ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1.288 ग्राम माइनस 1.03 ग्राम, दोनों को सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा। देखो माइनस करना सिखा देता हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखो जैसे यहां पर 3 डिजिट्स थे, यहां पर 2 डिजिट्स, कोई भी डेसिमल वाला नंबर आ जाए जिसमें आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी पड़ जाए, पहले तो आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दो, फिर डेसिमल्स पहले जितने नंबर लिखे हो और बाद में जितने नंबर लिखो वो सारे लिख दो। ठीक है, अब यहां पर 3 डिजिट्स है और यहां पर 2, अगर 2 है तो एंड में एक और 0 लगा दो, उसमें 3 डिजिट बना दो। अब इसमें आपको करना है प्लस, प्लस करने के लिए यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर आ जाएगा 11, यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 2। सॉरी, सब्ट्रैक्शन करनी है हमें, आई एम सो सॉरी, गलती से मिस्टेक। चलो एडिशन में इस बहाने बता दी मैंने आपको कैसे होती है। अब आ जाओ जी सब्ट्रैक्शन पे। देखो 8 में से 0 गया जी 8, 8 में से 3 गया 5, 2 और फिर 0।
तो यहां पर आ जाएगा 0.258 ग्राम। ठीक है, अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, रेशियो निकालूं, रेशियो कैसे निकलेगा भाई? मास ऑफ कॉपर, भाई कॉपर का मास ऊपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। भाई अभी हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जब कर रहे थे तो यही तो कर रहे थे, जो दो चीजें आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, एक का मास ऊपर और दूसरे का मास नीचे। तो मास ऑफ कॉपर कितना है? कॉपर का मास कितना है? 1.03 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, जरा देखो 0.258। देखो अगर मैं आपको सही से समझाऊं तो ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1 है और नीचे अप्रोक्सीमेटली 0.25 है। इस डेसिमल को हटाओगे ऊपर 100 लग जाएगा और इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 4। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है, इसका जो रेशियो है वो 4:1 है। इन्होंने हमसे रेशियो किसका पूछा है? कॉपर, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो रिएक्शन हो रही है उसका रेशियो क्या है? 4:1। हो सकता है ये 1:4 आ जाए अगर आप ऑक्सीजन का मास ऊपर लिख दें और कॉपर का मास नीचे लिख दें तो। ठीक है, दोनों ही केस में ठीक है, रेशियो ऊपर नीचे चलता है। अब देखो दूसरी रिएक्शन भी यही सेम हो रही है, ऊपर जो रिएक्शन है ना वही सेम रिएक्शन नीचे है। देखो जरा, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.62 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जैसे यहां पर 1.288 ग्राम था, यहां पर 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन। मतलब उसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, जब आप उसको जलाएंगे तो 2.938 ग्राम बनेगा कॉपर। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जब कॉपर और ऑक्सीजन को जब आपने मिलाया तो बनेगा क्या? कॉपर ऑक्साइड। जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे कॉपर ऑक्साइड को तब भी क्या बनेगा? कॉपर और ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं बनेगा। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये रिएक्शन करके दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अब जरा देखो, रिडक्शन कर रहे हैं, अब रिडक्शन कर रहे हैं। देखो ये है कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला, जो पीछे कॉपर ऑक्साइड मैंने लिखा हुआ था वो यहां पे फॉर्मूला लिख दिया है। जब कॉपर ऑक्साइड का आप ब्रेक डाउन करेंगे तो बनेगा कॉपर और ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर आपको गिवन है मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मास गिवन है, कॉपर का दिया, कॉपर ऑक्साइड का है। एक सेकंड रुको, अच्छा ये कॉपर ऑक्साइड का, ये कॉपर, हाँ ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये अगर मुझे निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर क्या है भाई? मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, यही होगा भाई। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड उन्होंने कितना दिया हुआ, जरा देखो वहां पर 3.672, मास ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है? 2.938, मास ऑफ ऑक्सीजन हमें नहीं पता। आप ऑक्सीजन लिख दो या O2 लिख दो, एक ही बात है। ये प्लस में है, इधर जाकर क्या होगा? माइनस। भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये इधर चला गया तो उधर क्या बचा? मास ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको माइनस करने का तरीका बताया है, कैसे? 3.672 माइनस 2.938, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट। 1 देखो इधर से कैरी करोगे 12, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा। अब क्या होगा? देखो यहां पे 6 में से 9 जा नहीं सकता, तो यहां से करोगे 16, 16 में से 9 गया तो 7 और यहां पे 0, तो यहां पर आ गया 0.734 ग्राम, जो कि क्या है? मास ऑफ ऑक्सीजन। हमें निकालना है रेशियो फिर से। भाई एक पहले रिएक्शन हुई थी, अब ये दूसरी रिएक्शन है, उसमें रेशियो में हमें क्या लिखना है? ऊपर लिखना है मास ऑफ कॉपर,
जैसे कि हमने पहले लिखा था, और नीचे लिखा था मैंने मास ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई मास ऑफ कॉपर कितना है जरा देख के बताओ। मास ऑफ कॉपर 2.938 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आया है 0.734। आराम से डिवाइड करना, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, आंसर आएगा 4:1। इसका मतलब पहले जो रिएक्शन हुई कॉपर ऑक्सीजन की, तब भी वहां पर वो किस रेशियो में कंबाइंड थे 4:1। और दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें भी कॉपर ऑक्साइड थे, वो भी किस रेशियो में कंबाइंड थे 4:1। हैंस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। समझ आ रही बात या नहीं? यहां से इन दोनों से, या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि टफ है, मैं मानता हूं इस चीज को, आप लोगों के लिए ये चीज टफ हो सकती है। इजी कैसे बनाया जा सकता है? प्रैक्टिस करके, ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। समझ गए? बाकी तो मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या है कि भाई हमने पहले केस में देखा और दूसरे केस में देखा, दोनों ही केसेस में जो रेशियो आया वो क्या आया 4:1। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ये वेरीफाई कर रहा है। सो द गिवन फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जितने एग्जांपल्स करोगे उतनी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये देखिए जरा क्वेश्चन पढ़ो। वो कह रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो रेशियो है ना, ये केमिकल रिएक्शन करवाने में बहुत हेल्प करते हैं। मैंने आपको बताया था अगर 1 ग्राम हम लेते हैं हाइड्रोजन तो हमें 8 ग्राम जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। अगर आपने 9 ग्राम ले लिया तो 1 ग्राम क्या रह जाएगा अनरिएक्टिव, तो वो हमारा वेस्ट है या नहीं है? भाई घर में खाना जब मम्मी बनाती हैं तो उतना बनाती हैं जितने की जरूरत है, बना तो वो ज्यादा भी सकती हैं। अगर ज्यादा बना दिया तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हमें जितने की जरूरत है हम उतनी चीजें ले, बेटर है। अदरवाइज चीजें अनरिएक्टिव रह जाएंगी जो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि अगर 1 ग्राम मैंने लिया हाइड्रोजन तो मुझे 8 ग्राम जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। अगर मैं 1 ग्राम ना लेकर 3 ग्राम लेता हूं ऑक्सीजन तो कितने, ऑक्सीजन बोला हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूं तो कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। 1 ग्राम ऑक्सीजन required 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसने कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? 8 ग्राम ऑक्सीजन की। इसको इक्वल ना करके एरो लगाना, ठीक है, इक्वल अलग चीज हो जाती है। तो अगर मुझे 3 ग्राम चाहिए होगा तो बोथ साइड मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो 1 ग्राम की जगह अगर मुझे 3 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है तो मैं बोथ साइड्स 3 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो बेसिकली मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो 4 ग्राम बोलते तो मैं 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता, वो 5 ग्राम बोलते तो मैं 5 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 8 3 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप कंप्लीट रिएक्शन करवाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि ऑक्सीजन वेस्ट हो, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन के साथ आपको 24 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब बात समझ में आ रही कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप वेस्टेज नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कंप्लीट रिएक्शन हो। तो आप कांस्टेंट प्रोपोर्शन की मदद से आप निकाल सकते हो कि आपको कितनी कितनी चीजों को कितनी कितनी क्वांटिटी में लेने की जरूरत है। ठीक है, दोनों साइड ऑक्सीजन, अरे मेरे बड़े भाई गलती हो गई मुझसे हाइड्रोजन आएगा, यहां पे क्या आएगा हाइड्रोजन, गलती से मिस्टेक।
गलती से मिस्टेक 2 बार हो चुकी है मुझसे, हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है बात, यानी कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हुई भाई, हाइड्रोजन लिखना था, वहां पे गलती से ऑक्सीजन लिख दिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये 100% आने वाला है, इसीलिए मैं इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट ना होता तो शायद मैं 1 ही 2 क्वेश्चन करवा के छोड़ देता। सो जाओ बेटा जब तक, मस्त एक नैप लो, फिर आ जाना। ठीक है, इधर देखो जरा, हमें कौन सा एग्जाम में जाके एग्जाम देना है, पढ़ा आप ही रो, आप ही जाके एग्जाम देना है। हमें तो मम्मी पापा ने भेज दिया, इसलिए हम चले आए फॉर्मेलिटी के लिए। जी आपका एग्जाम है, मेरा एग्जाम नहीं है, ध्यान दीजिए। When 3 gram of carbon is burned in 8 gram of oxygen, तो 11 gram of carbon dioxide is formed। ध्यान से समझो, वो कह रहे हैं भाई कार्बन है जिसको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन में, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन कितना है 3 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 8 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है 11 ग्राम। बिल्कुल सही है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब what mass of carbon dioxide will require if 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen। तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, 3 ग्राम कार्बन में आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। दोबारा से ये कार्बन कितना ले रहे हैं 3 ग्राम ही ले रहे हैं। तो भाई साहब 3 ग्राम तो जब रिएक्ट करेगा तो उसको सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन की ही जरूरत है, क्योंकि देखो इन दोनों को ऐड करके भी आंसर कितना आ रहा है 11। तो बाकी का जो बचा 47 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वो क्या रह जाएगा अनरिएक्टिव। आपको लगेगा बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। आपको सिंपली ये बताना है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल यूज 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल यूज 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओनली, 47 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टिव। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी भाई, 8 ग्राम ऊपर उसने यूज किया, वही सेम केस नीचे होगा, ऐसा थोड़ी ना कुछ और हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एलिमेंट्स या एटम्स ऑलवेज कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो अगर ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं ये 3 ग्राम और 8 ग्राम रिएक्ट करके 11 ग्राम बना रहे हैं, तो यहां पर भी यही होगा। बाकी जो आपने एक्स्ट्रा ले लिया है वो क्या रह जाएगा अनरिएक्टिव। समझ आ रही बात या नहीं, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। एग्जाम खत्म हो गए तो काम ही क्या है, कोई काम धंधा तो है नहीं। देखो जरा, वो कह रहे हैं अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन was found by analysts to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by mass. परसेंटेज कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लीजिए कि आपका एक पेपर हुआ है 80 मार्क्स का, जो होता है 20 मार्क्स बाकी जो असाइनमेंट प्रोजेक्ट कॉपी वॉपी के रहते हैं, उसमें से आपके आए हैं 40 मार्क्स। अब आप निकालना चाहते हो इसकी परसेंटेज, इसकी भी परसेंटेज निकालना चाह रहे हो, समझ रहे हो बात को? तो आपको सिंपली क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन लगा देना। समझ गए? तो देखो 0 से 0 कट गया, 4 2 जा और 2 से करोगे तो 50। इसका मतलब आपके कितने मार्क्स आए हैं 50%। 50% का क्या मतलब होता है जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये जो 80 मार्क्स का पेपर हुआ है, अगर ये 100 मार्क्स का हुआ होता तो आपके 50 मार्क्स आते। ये क्या है %। और विराट कोहली हर मैच में क्या लगा देता है सेंचुरी लगा देता। क्या लगा देता
सेंचुरी मतलब 100, तो सेंट का मतलब है 100 और परसेंट का मतलब क्या हुआ कि हर एक 100 में से कितने आए हैं। तो ये जो 80 मार्क्स का पेपर हुआ है, अगर ये 100 मार्क्स का होता तो आपके 50 मार्क्स आते। यही होती है परसेंटेज। तो हम अपनी चीजों को इजी करने के लिए चीजों को परसेंटेज में बता देते हैं। समझ में आ रही बात है नहीं? अब इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करना। मैंने क्या किया, ध्यान से समझो जरा। मैंने टोटल लिखा नीचे, जितने मार्क्स का पेपर था, जितने मार्क्स आपके आए उसको लिखा न्यूमरेटर में और सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अगर यही चीज मैं यहां पर भी अप्लाई कर दूं तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? इसका मतलब टोटल मास लिखना होगा मुझे डिनोमिनेटर में, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको लिखना होगा न्यूमरेटर में और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए? देखो जरा कैसे। पहले इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। A sample of compound of oxygen and boron found to analyze to contain बोरोन, तो मतलब बोरोन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए हैं और बोरोन ऑक्साइड बनाया है, मान लीजिए। ठीक है भाई, बोरोन कितना दिया हुआ है जरा देखो इधर, 0.096, ऑक्सीजन कितना है 0.144 ग्राम और ये कितना है 0.24 ग्राम। टोटल भी दिया हुआ है, मुझे परसेंटेज किसकी निकालनी है? कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय मास। ठीक है, परसेंटेज ऑफ बोरोन, पहले बोरोन की निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, तो नीचे क्या लिखना है? टोटल मास, टोटल मास ऑफ कंपाउंड लिखना चाहो वो लिख देना, और ऊपर हमें किसकी परसेंटेज निकालनी है? बोरोन की निकालनी है ना, तो मास ऑफ बोरोन ऊपर लिख दो और साथ में क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो भाई टोटल मास है 0.24 और इसमें बोरोन कितना है 0.096 इंटू 100। देखो इस डेसिमल को हटाओगे नीचे आ जाएंगे 3 जीरोस, इस डेसिमल को हटाओगे ऊपर आ जाएंगे 2 जीरोस, 2 जीरोस से 2 जीरोस गए, ठीक है, और 1 जीरो ये भी गया। देखो ये डिविजिबल है ना, 3 जा में 2 जा में 4 6 जा, 4 2 जा एंड 4 4 जा, 6 7 जा, 4 जा, तो कितना आ रहा है? 40% आ रहा है। कितना आ रहा है? 40%। इसी तरीके से अब आप क्या लिखोगे? टोटल मास दोबारा लिखोगे, लेकिन मास ऑफ बोरोन की जगह पर क्या लिख दोगे? मास ऑफ ऑक्सीजन। वो परसेंटेज आ जाएगी ऑक्सीजन की। बताइए बात क्लियर हो रही? एनी डाउट? इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस आते हैं। ये है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसके ऊपर और क्वेश्चंस करा दूंगा।